किसान 11 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, कृषि कानूनों के विरोध में अपना आंदोलन कर रहे हैं। देश की जो राजधानी है उसकी सीमाओं पर बैठे हैं और आज 11 महीने पूरे होने पर जो है वो एक बार फिर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें मुख्य जो मांग है उनकी लखीमपुर खीरी की जो घटना है जहां पर किसानों को कुचलकर मारा गया था, उसको लेकर आज फिर किसान सड़कों पर उतरे हैं। और आज की जो मांग है, कहाँ पर ये प्रदर्शन है, किस मांग को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है और इसकी क्या टाइमिंग है, इसको लेकर हम किसान नेताओं से भी बात करेंगे कि आखिर आज उनकी क्या मांग है और किस मांग को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। जी क्या कहेंगे, क्या मांग आज आपकी? आज हमारी जो मंत्री है जो किसानों का हत्यारा, उसको बर्खास्त नहीं किया जाएगा। इतना यही आंदोलन चलता रहेगा जब तक सांस नहीं लेंगे किसान, जब तक उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। और कुछ महिला शक्ति भी यहाँ पर है, उनसे भी बात करेंगे। जी क्या मांग है आज आपकी, किस मांग को लेकर? भाई हमारी अजय मिश्रा है ना, इसको बर्खास्त करने आ रहे हैं हम। इन सलाखों का पीछे देना चाहिए और हमने न्याय मिलना चाहिए। जो हमारे किसान गाड़ी के नीचे रोंगे गए हैं और गोलियों से बूंदे गए, हम इनका यही मांग कर रहे हैं। वो है ना जो दोषी है उसको सलाखों के पीछे डाला जाए, नहीं तो हमारा यही संघर्ष चलता रहेगा जब तक हमारे काले कानून रद्द नहीं होंगे। इतना भी है, उनसे भी बात करें। जी क्या मांग आज ये एक तो जो अमित मिश्रा है उसको बर्खास्त करा जाए, दूसरा ये है जो लोग डीएपी खाद नहीं मिली उसके लिए प्रदर्शन है, और तीसरा ये है जो किसानों के खेतों में जो पानी भर गया, जो फसल खराब होगी उसका मुआवजा चाहिए। हमारी काफी मांगे हैं जो किसानों को, ये किसान आंदोलन है जो किसानों की रोजमर्रा की जो समस्या है उनका भी समाधान करने के लिए हम डीसी साहब से मिलने आए हैं आज। और किसानों से भी हम बात करेंगे। जी क्या कहेंगे, किस मांग को लेकर? आज अजय मिश्रा गृह राज्य मंत्री को गिरफ्तारी और उसको बर्खास्त करें और उस पर 302 का मुकदमा दर्ज करें। और कुछ सतानीय मुद्दे हैं, डीएपी नहीं मिल रहा, बारिश के कारण फसल खराब होगी, उसकी गिरदौरी नहीं हो रही, तुरंत प्रभाव से गिरदौरी कराई जाए। तो किसानों का साफ तौर पर कहना है कि लखीमपुर घटना में जो किसानों की मौत हुई थी उसमें गृह राज्य मंत्री को ये दोषी मान रहे हैं। हालांकि इसमें जांच चल रही है, सरकार जांच करवा रही है, लेकिन किसानों का कहना है कि गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त किया जाए। उन जो जिन्होंने किसानों के जो मौत है उसके लिए उसको जिम्मेवार मान रहे हैं। इसके साथ ही जो किसान है वो अपने स्थानीय मुद्दों को भी आज उठा रहे हैं कि उनके खेतों में जो पानी भरा है, धान की फसलें जो है खराब हो चुकी है, और इसके साथ ही जो डीएपी के लिए हाहाकार मचा हुआ है वो डीएपी दी जाए और जो खेतों से पानी निकाला जाए और गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त किया जाए। जैसा कि किसान आंदोलन को चले हुए 11 महीने हो चुके हैं, जिसके बाद संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर आज 26 तारीख को सभी जिला मुख्यालयों पर हड़ताल या प्रदर्शन करने की बात कही गई थी। तो किसान, मैं दिखाना चाहूँगा कि किसान जिला मुख्यालय कैथल जिला सचिवालय में इकट्ठे हुए हैं और प्रदर्शन करेंगे। इनमें मुख्य मांगे रहेंगी कि लखीमपुर की जो खीरी की घटना हुई है उसमें अजय मिश्रा की गिरफ्तारी और उसके त्यागपत्र की मांग रहेगी। उसके अलावा जो किसान आंदोलन को 11 महीने हुए उसमें भी किसान आज प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा जो धान की खरीद है उसको लेकर भी प्रदर्शन किया जाएगा। इसके अलावा पेट्रोल डीजल की कीमतों के लिए भी प्रदर्शन किया जाएगा। कहीं ना कहीं किसानों में सरकार के खिलाफ रोष है, जिसको लेकर किसान आज सभी जिला मुख्यालयों पर धरना दे रहे हैं। कुछ किसान हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है जी? महावीर चहल। आज किस लिए प्रदर्शन? 3 तारीख को लखीमपुर खीरी में 5 किसानों को ऊपर गाड़ी चढ़ाकर अजय मिश्रा के उस बेटे ने किसानों को कुचल दिया था और मार दिया था। उसका बेटा तो गिरफ्तार हो गया, लेकिन उसका बाप अब जब तक इस्तीफा नहीं देता और अंदर नहीं होता जब तक जांच सही नहीं होगी। देखिए प्रधान जी, किसान आंदोलन को चले हुए 11 महीने हुए, इस बीच बहुत सी घटनाएं हुई, लेकिन आज संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर प्रदर्शन किया जाएगा सभी जिले में, और जिला मुख्यालयों पर पहले भी प्रदर्शन हुए। क्या लगता है कि सरकार झुकेगी? क्योंकि महंगाई भी बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ते जा रहे हैं, धान की खरीद नहीं हो रही, इसके अलावा जो खाद की कालाबाजारी है वो भी चल रही है। झुकना तो इनको पड़ेगा एक दिन। किसान अन्नदाता भगवान का दूसरा रूप है, कितने दिन विरोध करते रहेंगे, इन्होंने झुकना तो पड़ेगा एक दिन। और ये तो बेशर्मों की सरकार हो रही है, कॉरपोरेट की सरकार है। अगर हम ये असली प्रधानमंत्री होता तो मान जाता है, ये उनके एजेंट है, वो जैसे भी चलाएंगे ऐसे चले जाए। क्या लगता है आज का प्रदर्शन कब से कब तक किया जाएगा और 2 बजे क्या ज्ञापन भी सौंपा जाएगा? हाँ, आज संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर ज्ञापन दिया जाएगा और 2 बजे डीसी साहब को दिया जाएगा ताकि राष्ट्रपति तक हमारी बात पहुंचे कि हमारे शहीदों को जो जानबूझकर कुचले हैं उनको न्याय मिल सके। बिल्कुल।
जैसा कि किसानों के द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, 11 महीने किसान आंदोलन को हो चुके हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी मांगे जो हैं किसानों की, क्योंकि खाद की कालाबाजारी है, पेट्रोल डीजल के दाम है। इसके अलावा जो लखीमपुर खीरी की जो घटना है वो भी एक अहम है। 3 कृषि कानूनों को लेकर किसान सड़क पर है और आज करनाल के जिला सचिवालय के बाहर किसान धरने पर बैठ गए हैं और आप देख सकते हैं कि एक ज्ञापन सौंपा जाएगा करनाल के उपायुक्त को राष्ट्रपति के नाम, जिसमें लखीमपुर मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की बर्खास्तगी होनी चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और पूरे मामले की जांच सिटिंग जज से होनी चाहिए। साथ ही साथ लंबा समय हो गया है, धरना प्रदर्शन लगातार जारी है, आंदोलन आगे बढ़ रहा है, सरकार के साथ बातचीत नहीं हो रही है। क्या आपकी आवाज जो आप पहुंचाना चाह रहे हैं इस धरना प्रदर्शन के जरिए, आपको लगता है केंद्र सरकार तक पहुंच पाएगी? हम इसी चीज़ को लेकर नहीं यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, भी हमारी आज ये आवाज़ पहुँच जाएगी, हमें उम्मीद नहीं है, क्योंकि सरकार जो है इस वक्त जो गूंगी बहरी हो चुकी है बिल्कुल, और जो गूंगा बहरा हो चुका हो, हमारा फ़र्ज बनता है कि आवाज़ उठाते रहो, कभी तो जागेगा, कभी तो हमारी सुनेगा। क्या क्या और मांगे हैं जिसको लेकर आज आप ज्ञापन सौंपने वाले हैं? देखिए, 11 महीने आंदोलन को पूरे हो चुके हैं। संयुक्त किसान मोर्चे की कॉल और हमारे राष्ट्रीय गुरनाम सिंह चुड़ूनी जी की कॉल के अनुसार जो ये अभी तक 11 महीनों में इन्होंने 3 कृषि काले कानून रद्द नहीं किए, MSP पर खरीद गारंटी कानून नहीं बनाया, वो भी हमारी मांग इस ज्ञापन में है। तो वो मांग है, बिजली की है, पराली की है, कई मांगे इसमें शामिल है। प्रदर्शन किया है आज और किसान पहुंचे भी हैं, इस तरीके का प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा? तो बिल्कुल जारी रहेगा जी, जब तक ये हमारी जो सरकार है ये जागती नहीं है, किसानों की तरफ देखती नहीं है, तब तक किसान इसी तरीके से सड़कों पे आकर के प्रदर्शन करते रहेंगे। देखना ये होगा कि इस धरने प्रदर्शन के जरिए क्या कुछ बातें सरकार तक पहुंच पाती हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ और सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल ने न केवल गठबंधन के उम्मीदवार की जीत का दावा किया है, बल्कि विपक्षियों को घेरा भी है। 30 अक्टूबर को होने वाले ऐलनाबाद उपचुनाव को लेकर अलग अलग दलों के स्टार प्रचारक अपनी अपनी पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल ने गठबंधन के उम्मीदवार गोविंद कांडा के पक्ष में वोट की अपील की। दोनों ही नेताओं ने इनेलो और कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि गठबंधन उम्मीदवार गोविंद कांडा भारी मतों से जीत हासिल करेंगे। धनखड़ ने इनेलो उम्मीदवार अभय चौटाला पर पलटवार करते हुए कहा कि अभय ने कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के समर्थन में इस्तीफा देने का दावा किया था। फिलहाल अभी तक ना तो तीनों कृषि कानून रद्द हुए हैं और ना ही किसानों का आंदोलन खत्म हुआ है, तो वो किस आधार से चुनाव लड़ रहे हैं? अभय सिंह जी के चुनाव को तो लोग प्रासंगिक नहीं मान रहे। वो कह रहे हैं कि जिस प्रसंग में उन्होंने इस्तीफा दिया था उसको पूरा होने से पहले वो चुनावी मैदान में आ गए। लोग इसको वादा खिलाफी मानते हैं कि लोग तो ये मानते हैं भी जो वादा उन्होंने किया था मैं विधानसभा तब तक नहीं जाऊंगा। जो उन्होंने चिट्ठी लिखी थी वो सब ने पढ़ी है, पूरे मीडिया में छपी थी, तो तब तक लोग नहीं मान रहे कि उनको विधानसभा जाना चाहिए। तो लोगों की एक आम राय है जो, क्योंकि किसी मुद्दे पर, क्योंकि पहली बार कोई इस्तीफा हुआ तो उनका मुद्दे पे हुआ, ये तो इस्तीफे कई बार होते हैं बिना मुद्दे के होते हैं। सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल ने भी अभय चौटाला पर जवाबी हमला बोलते हुए कहा कि इनेलो की जमानत जब्त होगी। जबरदस्त रुझान है, आप देख ही रहे हैं, लोगों के अंदर बहुत अच्छा जोश है। हमें जो है वो उस पर बिठाकर लेकर आए हैं और चारों तरफ लोगों के अंदर बहुत अच्छा रुझान है। मुझे पूरी उम्मीद है, लोग चाहते हैं कि अब की बार विकास हो, तो इसलिए जो कैंडिडेट है हमारा भारतीय जनता पार्टी का और जेजेपी का, वो अब की बार यहाँ से जीत दर्ज करेगा, क्योंकि सिर्फ 3 साल की बात है, लोग चाहते हैं कि विकास हो। मुझे लगता है कि शायद वो अब की बार कुछ उल्टा होने वाला है, जमानत शायद मुझे लगता है कि आई रहने वालों की जब्त होने वाली है अब की बार। ऐलनाबाद उपचुनाव में तमाम पार्टियां खूब पसीना बहा रही हैं, जमकर प्रचार हो रहा है। ऐसे में देखना ये होगा कि ऐलनाबाद की जनता किस पर भरोसा जताती है। जहां एक और आए दिन तेल की कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर फरीदाबाद में सब्जियों के दाम में भी उछाल देखने को मिल रहा है।
इन दिनों मंडियों में जाने वाला हर इंसान परेशान है। वजह है सब्जियों के बढ़ते दाम। अब क्या करें? अब समय ही कुछ ऐसा आ गया है जिसमें आम जनता बिना सोचे समझे सब्जियां भी नहीं खरीद पा रही। वजह है सब्जियों के बढ़ते दाम जो आम आदमी की पहुंच से काफी ऊपर जा चुके हैं। जिन सब्जियों के दाम पहले 20 रुपए प्रति किलो हुआ करते थे, अब उनके दाम 40 रुपए प्रति किलो हो गए हैं। यानी कि जनता के कंधों पर महंगाई की डबल मार पड़ रही है और अब जनता बेबस और लाचार है। पेट्रोल इतना महंगा हो गया, रिफाइंड ऑयल इतना हो गया, सारे ऑयल इतने महंगे हो रहे हैं। आज से 1 साल पहले 80-85 रिफाइंड की फार्चून की तेल की आती थी, अब 190-200 रुपये आ रही है। सस्ता तेल 200 के करीब हो रहा है। पेट्रोल इतनी महंगी हो गई, आलू 100 रुपये धड़ी, 150 रुपये धड़ी आलू मिल रहा है। क्या खाएगा गरीब आदमी का? काफ़ी फर्क पड़ रहा है। मतलब बच्चों सैलरी हुई है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, फिर जवानी हुई है, 1 साल भर हो गई, मतलब क्या करें? अब बढ़ती महंगाई से परेशान तो हर इंसान है, क्योंकि एक तो त्योहारी सीजन है जिसकी वजह से पहले ही घर का खर्च बढ़ चुका है। ऊपर से सब्जियों के बढ़ते दामों ने घर का बजट बिगाड़ दिया है। मटर के रेट तो ज़्यादा तेज हो गए हैं। पहले तो 100 और 120 रुपये किलो की थी, आज के बाजार में देखेंगे तो कम से कम 20 रुपये किलो की बढ़ोतरी है। 140 रुपये। इसके अलावा गुआर है। हाँ, गुआर है। गुआर का रेट 80 रुपये किलो है। पहले कितना था? पहले 70 रुपये किलो थी। इसके अलावा शिमला मिर्च है। शिमला मिर्च पहले से ग्राफ डाउन हो गई है। पहले 100 रुपये किलो थी, अभी 2 दिन से कम मार्जिन हुआ, 80 रुपये किलो अभी है। 20 रुपये। प्याज की बात करें तो प्याज की बात करें तो प्याज में बढ़ोतरी हुई है। प्याज पहले 30 रुपये किलो थी और प्याज अब कम से कम 45 रुपये किलो है। 45 रुपये 50 रुपये। लगातार तेल की बढ़ती कीमतों से पहले ही आम आदमी परेशान था, ऊपर से अब रोज इस्तेमाल में होने वाली वस्तुएं भी महंगी होती जा रही हैं। आम आदमी का जीना मुहाल हो गया है। हालांकि कई मंत्रियों का ये कहना है कि सब्जियों के बढ़ते दामों के पीछे मौसम और बरसात जिम्मेदार है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या आने वाले दिनों में भी महंगाई यूं ही बरकरार रहेगी? कोरोना काल के बाद जहां बेरोजगारी बढ़ी है, तो वहीं आम आदमी की परेशानी को बढ़ती महंगाई ने बढ़ा दिया है, जिससे कि सभी परेशान हैं। हरियाणा के वोकेशनल टीचर एसोसिएशन आज अपनी मांगों को लेकर हरियाणा के सभी जिलों से पंचकुला पहुंचे हैं। लंबे समय से वोकेशनल टीचरों की मांग रही है कि उनको शिक्षा विभाग में मर्ज किया जाए, इसके साथ साथ समान काम समान वेतन के साथ जॉब सुरक्षा दी जाए। वक्त शाम का था और जगह पंचकुला सेक्टर 5। शुरुआत वोकेशनल टीचर्स के महाआंदोलन से हुई। पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर पर पूरे हरियाणा से इकट्ठा हुए वोकेशनल टीचर्स पहुंचे। अपनी मांगों को लेकर इन्होंने मोर्चा खोल दिया, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया हालात तनावपूर्ण हो गए और जैसे ही वोकेशनल टीचर्स ने अपना रुख सीएम आवास की ओर किया, बड़ी संख्या में पुलिस बल ने इन्हें रोकने की कोशिश की। पुलिस और वोकेशनल टीचर्स के बीच काफी देर तक जबरदस्त गहमा गहमी का माहौल रहा। गुस्साए टीचर्स को रोकने के लिए उन पर न सिर्फ वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, उन्हें रोकने के लिए बैरिकेड्स भी लगाए गए, लेकिन यह सब कुछ इतनी जल्दी शांत होने वाला नहीं था। हरियाणा भर से आए हुए वोकेशनल टीचर पंचकुला से चंडीगढ़ सीएम हरियाणा के आवास घेराव के लिए निकले थे, लेकिन उन्हें चंडीगढ़ पंचकुला बॉर्डर पर ही रोक लिया गया है। पंचकुला और चंडीगढ़ पुलिस द्वारा हैवी बैरिकेडिंग की गई थी। प्रदर्शनकारियों को चंडीगढ़ बॉर्डर पर रोक लिया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हल्का धक्का मुक्की भी हुई और उसके बाद प्रदर्शनकारी जो है बॉर्डर पर बैठ गए हैं और लगातार मांग यही कर रहे हैं कि उनकी जो बात है सरकार तक पहुंचाई जाए। लगातार 3 मांगे जो मुख्यतः इनकी हैं। अब कहीं पुलिस वालों के साथ वोकेशनल टीचर्स की धक्का मुक्की हुई, तो कहीं पानी की तेज बौछार और फिर भी न रुकने पर प्रदर्शनकारियों को पुलिस बल के सहारे रोकने की कोशिश। पुलिस बल में बड़ी संख्या में महिला पुलिस कर्मचारी भी थी, जो महिलाओं को आगे बढ़ने से रोक रही थी। अब इन प्रदर्शनकारियों टीचर्स की मांग थी हरियाणा वोकेशनल टीचर एसोसिएशन विभाग में मर्ज किया जाए, टीचर्स को काम के समान वेतन दिया जाए, साथ ही वोकेशनल टीचर्स को
58 साल की उम्र तक जॉब की सिक्योरिटी भी दी जाए। बता दें, हरियाणा में करीब 2278 वोकेशनल टीचर्स हैं जिन्हें काम के समान वेतन नहीं मिल रहा है। अपनी मांगों को लेकर वोकेशनल टीचर्स करीब 35 बार आंदोलन कर चुके हैं। इस स्कूल में 2 तरह के वोकेशनल टीचर कार्य कर रहे हैं। 157 वोकेशनल टीचरों को 48,112 वेतनमान मिल रहा है, और जबकि ये जितने वोकेशनल टीचर यहाँ 2278 प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनको मात्र 23,241 वेतनमान मिल रहा है। तो ये बिल्कुल अन्याय है। अब वोकेशनल टीचर इस अन्याय को सहन नहीं करेगा, या तो सरकार इस पर विचार करे, इनका लेटर जारी करे। जब तक लेटर जारी नहीं होता तब तक आंदोलन वापस नहीं होगा। इन मांगों से अवगत करवाया था, सरकार की तरफ से इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसके साथ ही हमने महाआंदोलन का ऐलान कर दिया है। अब वोकेशनल टीचर्स अपनी मांगों को लेकर रहेगा और सरकार को इसको पूरा ही करना पड़ेगा। अब वोकेशनल टीचर्स अपनी मांगों को लेकर महाआंदोलन की शुरुआत कर चुके हैं। महाआंदोलन के पहले दिन आंदोलन का खास असर दिखा है। आंदोलन के 2 दिन बाकी हैं। देखना यही होगा कि क्या सरकार वोकेशनल टीचर्स की मांग पर गौर करेगी या फिर वोकेशनल टीचर्स का आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। आने वाले समय में वो पंचकुला से ही अनिश्चितकालीन जो है प्रदर्शन शुरू कर देंगे और सरकार के खिलाफ लगातार उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। फरीदाबाद से एक अस्पताल की लापरवाही का मामला सामने आया है। आरोप है अस्पताल में भर्ती एक डेंगू की महिला के इलाज के दौरान लापरवाही बरती गई, जिससे उसकी अस्पताल में मौत हो गई। ये तस्वीरें फरीदाबाद के अस्पताल की हैं, जहां अस्पताल पर इलाज में लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। दरअसल अस्पताल में भर्ती एक डेंगू की मरीज की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही बरतने के गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं परिजनों का कहना है कि अस्पताल के बाउंसरों ने उनके साथ मारपीट भी की है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। अब मामले में परिजनों का कहना है कि मामले की उचित जांच होनी चाहिए और आरोपी डॉक्टर और बाउंसरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। से लेकर आइए, जब हमने कही हम ले जा रहे हैं अपने पेशेंट को, हमें नहीं लग रहा, सांस उखड़ रही थी बहुत तेज, ब्रजेश करी ले चलो, यहाँ नहीं कर रहे कुछ भी, मैंने रात देखा है। तो मैं सर्वोदय से ये मंगाई है, तो इन्होंने लिफ्ट भी चालू नहीं करवाई जी। एक जिस पेशेंट को वेंटिलेटर पर ला रहे हैं उसके लिफ्ट चालू नहीं कराई है, उसको बगैर ऑक्सीजन के, बगैर लिफ्ट के कंधों पे अर्थी की तरह उठा के लाए, और यहाँ आते आते इतने में मर गई। जो पूरे रात दिन ऑक्सीजन से चल रही थी, तो उसे बगैर ऑक्सीजन के और बगैर उसके लेकर आए। सर उनके हाथ पैरों में दर्द था जी और पेट में दर्द था जब हम लेके आए थे जी। ठीक है। इन्होंने एडमिट किया जी। एडमिट के दौरान में इन्होंने हमसे कहा कि आपका पेशेंट नॉर्मल वार्ड के लिए आईसीयू वार्ड में करेंगे, इतना खर्चा लगेगा, आप एग्री हो, साइन करो। ठीक है जी, आपको जो खर्चा लगाना आप लगाइए, हम एग्री हैं, आप ले जाइए। ये आईसीयू में ले गए। इन्होंने तुरंत हमसे सीटी स्कैन के, अल्ट्रासाउंड के, एक्सरे की स्लिप तभी कटवा ली। और जो सीटी स्कैन, अब मेरी भाभी की मौत हो चुकी थी, अब तक सीटी स्कैन नहीं हुआ। वो पैसे इन्होंने ले लिए, वो अब वापस कर रहे थे। वहीं अस्पताल के डॉक्टर पवन का कहना है कि अगर उनकी गलती पाई जाती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देखो सर, पेशेंट सिक आई थी, पेशेंट की कंडीशन जब आई है बहुत ज़्यादा ख़राब थी, 76 SpO2 पे आई है पेशेंट उस टाइम हेमरेजिक सिंड्रोम उसमें थी, डेंगू शॉक सिंड्रोम में थी। पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट किया गया है, जो भी बेस्ट ट्रीटमेंट हो सकता था उसको दिया गया है। प्लेटलेट मेगा यूनिट इन हाउस ब्लड बैंक है हॉस्पिटल के अंदर, इनको प्लेटलेट मेगा यूनिट लगाई गई है, रात में ही FFP लगाई गई है, पेशेंट को नहीं इंप्रूव हुई है, पेशेंट नहीं समझे। सुबह पेशेंट ब्लीड कर गई है, उसके बाद एक्सपायर कर गई है। परिवार के लोगों ने लापरवाही बताई है। लापरवाही तो सर ना आप डिसाइड कर सकते हो ना मैं डिसाइड कर सकता हूँ। लापरवाही तो या तो पुलिस डिसाइड करेगी या नेग्लिजेंस बोर्ड डिसाइड करेगी। गौरतलब है कि इस अस्पताल पर इससे पहले भी कई बार इलाज में लापरवाही बरतने के गंभीर आरोप लगते रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा इस मामले में पुलिस क्या कार्रवाई करती है। अंबाला में नगर निगम की टीम की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की गई। टीम ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा न करने को लेकर आम्रपाली रिजॉर्ट को सील कर दिया। इन दिनों नगर निगम सीलिंग टीम एक्शन मोड में आ गई है, जिसके चलते नगर निगम की ओर से बकाया प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर एक मुहिम छेड़ी है, जिसके तहत अंबाला में कई लोगों को नोटिस दिए जा रहे हैं
और प्रॉपर्टी टैक्स जमा न करने पर दुकानें सील भी की जा रही हैं। इसी के चलते अंबाला के आम्रपाली रिजॉर्ट को सीलिंग टीम ने सील कर दिया। काफी लंबे समय से प्रॉपर्टी टैक्स जमा न करवाने की वजह से कार्रवाई की गई। लगभग 8 लाख का टैक्स बकाया था, जिसके चलते आम्रपाली रिजॉर्ट पर सरकारी ताला जड़ दिया गया। आज होटल आम्रपाली का काफ़ी टैक्स बकाया था 8 लाख के करीब, और इन्होंने टैक्स पे नहीं किया, तो इसके लिए हमने इनका जो सीलिंग की प्रोसेस किया है। सर पहले नोटिस दिया गया था? पहले नोटिस दिए गए थे, कितने समय पहले? कई नोटिस जा चुके हैं। सीलिंग का भी नोटिस दिया गया, उससे पहले काफ़ी कार्रवाई इनके ऊपर की, लेकिन इन्होंने कभी नोटिस का जवाब नहीं दिया। नगर निगम सीलिंग टीम का कहना है कि अंबाला के आम्रपाली रिजॉर्ट में पहुंचे तो यहां पहले मालिक से बातचीत की गई, जिसके बाद पैसे वसूली न होने पर रिजॉर्ट को सील करने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सीलिंग टीम की ओर से काफी नोटिस भेजे गए, जिसका जवाब इनकी तरफ से नहीं दिया गया। आज भी हमने इनसे बातचीत की है, लेकिन वो कहते हैं हमारे पास कागज़ है, हमने, लेकिन इन्होंने कोई कागज़ दिखाए नहीं, और हमारे पास जब तक कागज़ नहीं होंगे इनके कोई पेमेंट जमा का या कुछ भी है, तो हम प्रोसेस अपना करेंगे। सर एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, भी हाल ही में आप कपड़ा मार्केट पहुँचे थे, वहाँ पर कुछ दुकानों को सील किया गया जी, लेकिन मौके पर ये जो है चेक भरकर दे दिया गया था कि यहाँ पर ऐसा कुछ ऑनर नहीं। अभी ऐसा कोई चेक नहीं आया। जिस टाइम अपनी पेमेंट जमा कराएंगे तो हम इनकी सीलिंग का खोल देंगे। नगर निगम की टीम एक्शन मोड में नजर आ रही है। प्रॉपर्टी टैक्स चोरी करने वालों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। टीम का कहना है कि आगे भी ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। डेंगू की बीमारी ने स्वास्थ्य विभाग की नाक में दम कर रखा है। इस बीमारी से आम आदमी से लेकर स्वास्थ्य विभाग सब परेशान हैं। लेकिन सवाल ये है कि स्वास्थ्य विभाग के तमाम दावों के बाद भी डेंगू केस कम होने का नाम क्यों नहीं ले रहे। ये फरीदाबाद का सौतई गांव है। इस गांव में भी डेंगू ने अपना खूब कहर बरपाया है। अगर आप इन दिनों फरीदाबाद के सौतई गांव पहुंचेंगे तो आपको हर घर में एक न एक डेंगू केस जरूर मिलेगा। बता दें कि डेंगू से गांव का ये हाल आज से नहीं बल्कि पिछले कई हफ्तों से बना है। गांव में करीब 450 लोग हैं जो अभी भी डेंगू की चपेट में है, लेकिन अपनी सुविधाओं और घर घर जाकर डेंगू के मरीजों का इलाज करने का दम भरने वाले स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े बताते हैं कि फरीदाबाद में डेंगू के करीब 180 एक्टिव केस हैं। लेकिन स्वास्थ्य विभाग के दावों की सच्चाई आपको सौतई गांव में जरूर देखने को मिलेगी। डेंगू के बहुत ही मरीज पाए गए हैं, जिसमें आए दिन यदि हम एक औसतन आंकड़े लें तो 400 मरीज कम से कम हमारे गांव के अंदर अभी भी प्रेजेंट में डेंगू की चपेट में हैं, और करीब जिनके कोई आंकड़ा नहीं है, करीब 2000 के आसपास लोग घरों में बीमार अपना इलाज करा रहे हैं। इसको रोकथाम करने के लिए आज गाँव के युवा वर्ग ने, बुजुर्गों ने और कुछ समाज सेवी संस्थाओं ने आज हमारे गाँव में ये फॉगिंग का आज एक नया कदम उठाया है, जिसकी वजह से गांव के अंदर आज फॉगिंग कराई जाएगी, जिससे कि हम डेंगू एक महा बीमारी पर थोड़ा सा काबू पा सकें। ग्रामीणों की माने तो पिछले कुछ महीनों से गांव में स्वास्थ्य विभाग का एक भी अधिकारी नहीं आया है और न ही गांव में अभी तक प्रशासन की ओर से फॉगिंग करवाई गई है। लिहाजा गांव वालों ने अपने दम पर ही गांव में फॉगिंग करवाई, क्योंकि सौतई गांव के लोग डेंगू से वाकई में बहुत परेशान हैं। बता दें कि सौतई गांव में अब तक 3 लोगों की डेंगू से मौत हो चुकी है। तो देखा जाए तो कम से कम 1500 मरीज यहाँ पे होंगे जो डेंगू से। इसका मुख्य जो कारण है वो जल भराव है। आप आसपास देखोगे वहाँ हर जगह पानी भरा हुआ है, जिसके कारण मच्छर पनप रहा है और लोग उसमें बीमार हैं। लगभग हर परिवार में से 1 या 2 लोग यहाँ पे एडमिट है। इसकी जो भयावह हो गई थी, इसी के बाद गाँव के युवा साथियों ने फैसला किया कि हमें अपने स्तर पर ये फॉगिंग करानी चाहिए। अब गांव में फॉगिंग करवाकर ग्रामीणों ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली है और ग्रामीण अपने स्तर पर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि डेंगू के बढ़ते कदमों को रोका जा सके। लेकिन यहाँ देखना ये होगा कि खबर के सामने आने के बाद क्या जिम्मेदार लोग अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे या फिर आने वाले दिनों में भी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ेंगे। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि डेंगू को रोकने के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग की ओर से तमाम कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन क्या ये आम आदमी की जिम्मेदारी नहीं कि वे भी डेंगू के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग का साथ दें?